मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अभी हाल ही में भारत आया है। इस बंदे के तेवर बदले हुए हैं। चंद महीने पहले इसी की कैबिनेट के जो लोग थे वो भारत के बारे में, भारत के लीडर्स के बारे में बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। खैर, ये पूरा का पूरा बदलाव कैसे हुआ, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, आज के इस वीडियो में इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल था। उस रोल को समझेंगे कि क्या हुआ इवेंचुअली उन मीटिंग्स में, जिसकी वजह से आज भारत को ये दिन देखना पड़ा कि मुइज़ू जब भारत आया तो लिटरली उसके ऐसे प्रभाव के थ्रू आया कि अब वो बंदा भारत के खिलाफ कभी स्टेटमेंट देने की सोच भी नहीं सकता। खैर, पहले एक चीज़ को समझिए कि जब हम मालदीव्स की पूरी पॉलिटिक्स को समझते हैं और देखते हैं, एक चीज़ वहाँ पर हमें बहुत गहरी तरीके से देखने को मिलती है। वो ये है कि 2014 से जब आप इलेक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो मालदीव्स के, तो जितने भी मालदीव्स में राष्ट्रपति बने वहाँ पर जनता ने उनको हमेशा पूर्ण बहुमत से जिताया। ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण इस कारण से है कि कभी भी मालदीव्स में जोड़ तोड़ की सरकार नहीं आई। जोड़ तोड़ की सरकार ना आने के कारण से जनरली ये देखा गया कि जो भी राष्ट्रपति हुआ उसके पास कम से कम एक बैकिंग थी लेजिस्लेचर की, जिसके तहत वो अपने एजेंडा को चला पा रहा था। चीन ने इसी चीज़ को बहुत गहरी तरीके से समझने की कोशिश करी थी और इसी चीज़ के बेसिस पे चीन ने मोहम्मद मुइज़ू के इलेक्शन में उसका इन्फ्लुएंस करते हुए उसको जिताने की कोशिश करी थी। सबसे पहले समझते हैं कि चीन ने ये खेल खेला कैसे। देखिए, मालदीव्स में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उनमें से एक पीपल नेशनल कांग्रेस भी है जिसका मोहम्मद मुइज़ू लीडर था। अब मोहम्मद मुइज़ू जो आज की डेट में राष्ट्रपति है पीपल नेशनल कांग्रेस पार्टी का, ये व्यक्ति ऐतिहासिक तौर पर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं है। ये व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एक्यूमेन नहीं है देश को चलाने का भी। ये पहली बार बना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इसके सामने के उस समय जो अल्टरनेटिव्स थे चुनाव से पहले उनको देखें तो वहाँ पर था एक मालदीवियन नेशनल पार्टी, दूसरी थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी जमहूरी पार्टी, और मालदीवियन डेमोक्रेटिक एक अलायंस था जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां एकजुट हो रखी थीं। अब ये सारी पार्टियां जो थीं मालदीव्स में, इन सारी पार्टियों से एक चीज़ होने लगी। 2023 में जब चुनाव पास आने लगा, इन सारी पार्टियों से पहली बात तो बहुत सारे लोग छोड़कर पीपल नेशनल कांग्रेस की ओर जाने लगे। उसका कारण ये था कि एक ऐसा माहौल बना हुआ था पूरे मालदीव में 2023 में कि पीपल नेशनल कांग्रेस और मोहम्मद मुइज़ू की सरकार शायद बनने वाली है। दूसरा, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि पीपल नेशनल कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है, साथ ही में दूसरी पार्टियां, अन्य पार्टियों के लोग यदि छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो आपकी पार्टी के जो लोगों की महत्वाकांक्षा है वो इवेंचुअली सप्रेस होगी यदि आप उनको अगर आने दें और उनको एक प्रस्थान दें। इस चीज़ को चीन ने बहुत गहरी तरीके से समझा। चीन की दो सबसे खास एजेंसियां 2022 से 2023 तक मालदीव्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थीं। उसमें यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो चाइना की MSS, जिसको हम चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, और यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट MSS का एक एक्सटेंशन है, एक प्रकार का एस्पायोनाज एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले तो मोहम्मद मुइज़ू को ये समझाया कि आपकी सरकार को बनाने की पूरी पहल हमारी तरफ से रहेगी। पीपल नेशनल कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आप सरकार बनाइए हमारे तरीके से। अब देखिए फ़र्क क्या था। चीन का जो इंटरवेंशन था वो ये था कि चीन ने देखा कि भाई मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मालदीवियन नेशनल पार्टी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक अलायंस, जमहूरी पार्टी, ये सारी पार्टियां यदि हम देखें, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, इन्फ्लुएंशियल पार्टियां मालदीव में रही हैं, चीन ने देखा कि भाई ये चुनाव हमेशा से कैसे लड़ती आई हैं। उसने ये देखा और समझा कि ये सारी पार्टियां चुनाव इस प्रकार से लड़ती थीं कि चुनाव से चंद महीने पहले ये लोगों के सामने जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती थीं। अब जैसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप अनाउंस करोगे तो उसका क्या खमियाजा होगा कि लोगों को ये लगेगा कि भाई इन बड़े प्रोजेक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास होगा। देखिए, मालदीव में 1200 से अधिक आइलैंड हैं। अब इन आइलैंड्स में यदि आप इस प्रकार का नैरेटिव चलाएं कि देखिए हम विकास के प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपकी पार्टी की ओर खिंचते चले आएंगे। अभी तक जितनी भी मालदीव में राजनीति हुई थी इस पहल पे हुई थी,
लेकिन चीन ने इस चीज़ को बदलने की कोशिश की। चीन ने एक बहुत ग्रैंड एक्सपेरिमेंट किया पीपल नेशनल कांग्रेस के साथ। उसने मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी के साथ ये एक खेल खेला कि उस खेले में उसने पीपल नेशनल कांग्रेस को ये बोला कि जब आप कैंपेन करने जाएं लोगों के बीच तो सबसे पहली बात ये बोलिएगा लोगों को कि हम आपको यहाँ पर कोई बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस करने नहीं आए, हम तो बल्कि आपके यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जगह देंगे। अब आप सोचिए कि ये लोगों के लिए कितनी बड़ी इमोशनल अपील है। लोगों को ये लगा कि भाई यदि हमने इस व्यक्ति को चुन लिया, अपना प्रतिनिधि बना लिया, तो ये व्यक्ति हमारे बिहाफ पर मंत्रिमंडल में बैठकर हमारा विकास बेहतर कर पाएगा। चीन ने सबसे पहले इस खेल पे खेला। दूसरा, इस चीज को समझिए कि चीन ने खेल कैसे खेला कि जिसकी वजह से मोहम्मद मुइज़ू की विक्ट्री 100% सील हो गई। जितने भी लोग जमहूरी पार्टी, मोल्डीवियन डेमोक्रेटिक अलायंस, मोल्डीव नेशनलिस्ट पार्टी, मोल्डीव डेमोक्रेटिक पार्टी, इन सारी पार्टियों को छोड़ छोड़कर जिन्होंने पीपल नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उस समय इन सभी लोगों को पार्टी में स्थान तो दिया मोहम्मद मुइज़ू ने, लेकिन चीन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि चीन ने बोला मोहम्मद मुइज़ू को, इन सबको आप पार्टी में ले लो, लेकिन जितने भी ये लोग आए हैं इनमें से टिकट आप किसी को मत बांटो। आप क्या करो कि इन सारे कैंडिडेट्स को, जितने भी ये लोग आए हैं, इन सबको जो है अपने दम पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर जीतने दो। और हुआ क्या, देखिए, पार्टी से आप जुड़ गए, पार्टी का कैडर आपको मिल गया, और इन सारे कैंडिडेट्स ने जो दूसरी पार्टियों से आए, इन्होंने जब चुनाव लड़ा 2023 में, चीन की बैकिंग थी, पैसा था, पार्टी आप जिससे जुड़े हुए थे वो अनऑफिशियली पीपल नेशनल कांग्रेस थी, पर ऑफिशियली आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर उतरे उस समय चुनाव में। जब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर चुनाव में उतरे तो हुआ क्या कि आप चुनाव जीत गए। जैसे ही आप चुनाव जीते, आपने अलायंस बनाकर ये बोल दिया कि हम तो पीपल नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि पीएनसी को अकेले दम पर 66 सीट्स मिली, और ये जितने इंडिपेंडेंट एलाइज जो उसने खड़े किए थे, जो दूसरी पार्टी के आए थे, जिसकी वजह से वो लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के जीते हैं, जिससे कि उसकी पार्टी का खुद भी कोई लॉस ना हो, उन सारों को मिलाकर टोटल आज की डेट में पीएनसी के पास 93 सीट्स में उसके पास 73 सीट्स हैं। अब इस तरीके से पहली बात तो चीन ने खेल खेला। अब दूसरी चीज़ देखिए, जब ये चीन खेला खेल रही थी, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि भारत उस समय इस चीज़ को समझ नहीं पाई। भारत पहली बात तो इस चीज़ से कंफ्यूज थी कि पीपल नेशनल कांग्रेस जो है, जब ये कैंपेन करने जा रही है, ये बार बार लोगों को ये बात क्यों बोल रही है कि भाई हम आपको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। आज तक ऐसी राजनीति हमारे इंटेलिजेंस अधिकारियों ने मालदीव्स में तो नहीं देखी थी, तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई कि पीपल नेशनल कांग्रेस तो जीत गई, मोहम्मद मुइज़ू चुनाव जीत गया, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीता, क्योंकि वो चीन की बैकिंग से जीता था, तो जाहिर सी बात है कि उसका एजेंडा सामने आया, और एजेंडा कुछ ऐसा सामने आया कि उसने शुरू कर दी ये बातें बोलनी कि हम भारत को जो है देख लेंगे, उसकी जितनी डिफेंस प्रेजेंस है यहाँ पर उसको देख लेंगे, और सबसे बड़ी बात उसने ये भी बोला कि भारत के मिलिट्री पर्सनल जो यहाँ पर स्टेशन है उनको भी हम हटाएंगे। अब दिक्कत ये थी कि प्रो चाइना एंटी इंडिया स्टैंस वाली एक पार्टी पावर में आ चुकी थी। जब ये हुआ तो भारत की तरफ से जो साइलेंटली बैकएंड पे काम होते हैं, जिसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, वो ये थी कि जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का स्टेशन चीफ था मालदीव्स का, पहले तो उसको रिकॉल किया गया। मैं किसी अधिकारी का नाम सुरक्षा कारणों से नहीं लूँगा। पहले तो उस अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया, उसकी जगह पर एक नया अधिकारी भेजा गया, और सबसे बड़ी बात, ये जो नया अधिकारी भेजा गया, ये व्यक्ति उस समय भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मॉरिशियस का स्टेशन चीफ था। वो मॉरिशियस में ऑलरेडी एक बहुत गहरा काम कर चुका था, खास करके जो हाल ही में ब्रिटिश और मॉरिशियस के बीच में डीको गार्शिया को लेके एक अभी हाल ही में जो इशू हुआ है, खैर उसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन भारत ने एक निर्णय पहले तो ये लिया कि उस स्टेशन चीफ को जो बदल कर मालदीव भेजा जाए। अब वो व्यक्ति को जब मालदीव भेजा गया, उसने जब जाके मालदीव की सिचुएशन को समझने की कोशिश करी, उसके सामने जो उसके अधिकारी थे, जूनियर्स थे, उन्होंने 2 सलाहें दी। उन्होंने कहा कि साहब आप नए आए हैं, हम तो इस स्टेशन को काफ़ी समय से हैंडल कर रहे हैं,
अब क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू जीत चुका है तो आप क्या कीजिए, आप रेजिम चेंज की धमकी दीजिए। आप इस प्रकार से यहाँ पर इंडियन इंटेलिजेंस का गेम खेलिए कि मोहम्मद मुइज़ू को लगे कि उसकी राजनीति खतरे में है। आप जमहूरी पार्टी, मोल्डीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मोल्डीवियन डेमोक्रेटिक अलायंस, मोल्डीव नेशनलिस्ट पार्टी, इन सारी पार्टियों के नेताओं के ऊपर दबाव डालकर बोलिए कि देखिए हम जो है कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ाकर आपके यहाँ के जितने भी सांसद हैं उनको छीन लेंगे। हमारे उस समय के नए स्टेशन चीफ ने इस बात को सुना, इस पे अमल नहीं किया। उन्होंने अपनी रणनीति और सोची। उनको एक सलाह और दी गई जूनियर अधिकारियों की तरफ से, और वो ये था कि साहब मालदीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट कराइए। हम लोगों को ऑर्गेनाइज करके दंगा फसाद करवा देंगे। थोड़े बहुत स्ट्रीट प्रोटेस्ट यदि हो गए तो एक चीज़ तो तय है कि इससे टूरिज़्म पे इम्पैक्ट आएगा। हमारे नए स्टेशन चीफ ने फिर से इस बात को सुना, अमल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने मालदीव को गहरी तरीके से समझा और उन्होंने एक चीज़ समझ ली कि मालदीव में एक समस्या है। समस्या ये है कि मालदीव एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्थिक संकट था क्या और है क्या। दो चीज़ें समझिए। पहला, मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू जब आ तो गया पावर में, और जब उसने ये बात बोली चुनाव के दौरान कि भाई हम आपके प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में मंत्री बना देंगे, अब क्योंकि आप बन तो चुके थे राष्ट्रपति, अब आपको ये वादा पूरा तो करना था, आप जुमला तो दे नहीं सकते वहाँ पर। आज की डेट में मालदीव में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि पीपल नेशनल कांग्रेस, जिसके इस समय 73 सांसद हैं, जो इस समय मोहम्मद मुइज़ू की लीडरशिप में प्रिंसिपल पार्टी है जो मालदीव को रूल कर रही है, उसने 300 से अधिक मंत्रियों को बनाया है। इस समय मालदीव जैसे छोटे से देश में 300 मंत्री हैं, और तो और 300 मंत्री ही नहीं, वहाँ पर कम से कम और कुछ नहीं तो 2000 से अधिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। 2000 से अधिक ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको मालदीव की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जिनको बोला जाता है, जो कि वहाँ का पब्लिक सेक्टर है, उनमें विभिन्न प्रकार के पोजीशंस और पोस्ट्स पे किसी को चेयरमैन बनाकर तो किसी को वहाँ पर डायरेक्टर बनाकर लगाया गया है। हमारे नए रॉ के स्टेशन चीफ ने एक चीज़ तो समझी, उन्होंने कहा और समझा कि साहब ये पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को 300 से अधिक मंत्री, 2000 से अधिक पॉलिटिकल अपॉइंटीज जो किए हैं, इनको नंबर 1 मंथली लेवल पर सस्टेन करने के लिए $65 मिलियन, $65 मिलियन पर मंथ, प्रति महीने का जो है वो खर्चा है। अब सवाल उठता है इतना पैसा आएगा कहाँ से। आप कहेंगे कि भाई मालदीव तो एक बड़ा अमीर देश है, वहाँ पर तो बहुत टूरिज़्म होता है, लेकिन दो चीज़ें समझिए। सबसे पहली चीज़, कोरोना काल से मालदीव जो है एक गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। गहरा आर्थिक संकट उसका कुछ ऐसा है कि अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो आपको फिर सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मालदीव में जितने रिजोर्ट हैं वहाँ पर सारी पेमेंट अक्सर US डॉलर में होती है। यानी कि मालदीव की जो अपनी करेंसी मालदीवियन रुपया है उसमें कोई लेन देन नहीं होता। मालदीव में जितने रिजोर्ट हैं वो सारे डॉलर में पैसा कमाते हैं, सारे डॉलर में बुकिंग लेते हैं। अब बुकिंग यदि आप डॉलर में ले रहे हैं, आप अपने वहाँ पे गेस्ट डॉलर को जिनको ठहरा रहे हैं उनकी पेमेंट, खाने पीने की और जितना इंटरटेनमेंट है उसकी पेमेंट यदि आप डॉलर में ले रहे हैं, तो कहने के लिए ये बात तो गलत नहीं होगी एक आर्थिक तौर से अगर हम देखें कि मालदीव के अंदर जितनी भी उसकी इकोनॉमी में जितने भी टूरिज़्म सेक्टर में रिजोर्ट्स और होटल हैं वो तो बहुत सारा डॉलर जमा कर रहे होंगे सरकार को। लेकिन यहीं आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा मालदीव के अंदर जितने होटल और रिजोर्ट वाले कमा रहे हैं, आज की डेट में मालदीव के अंदर एक 40 साल पुराना ऐसा कानून है जिसके तहत उन सारे होटल रिजोर्ट के ओनर्स को कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने डॉलर को जाकर बदलवाएं, पहली बात तो मालदीवियन रुपये में, यानी कि आपको वो पैसा मालदीव की लोकल करेंसी में चेंज ही नहीं करना। अब आप सोचिए कि आप फॉरेक्स कमा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ आ रहा है,
लेकिन दूसरी बात कि आप उस फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट नहीं कर रहे तो वो पैसा सरकार तक पहुंच ही नहीं रहा। और ये जो 40 साल पुराना कानून है, इसमें एक समस्या दूसरी ये भी है कि आज की डेट में इन सारे होटल और रिजोर्ट ओनर्स को ये छूट दी गई है कि जितना फॉरेन एक्सचेंज आप कमाएंगे, आपको वो कमाया हुआ फॉरेन एक्सचेंज जरूरी नहीं कि मालदीव के अंदर ही बैंक में रखना हो, आप इसको दूसरे किसी भी देश के बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका कमाया हुआ धन है। अब आप सोच के देखिए कि मालदीव की जो आर्थिक परिस्थिति है वो ये है कि भरपूर मात्रा में डॉलर टूरिज्म से तो कमाया जा रहा है, लेकिन ये सारा का सारा पैसा देश से बाहर ले जाया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई इस कानून में बदलाव क्यों नहीं हो सकता? खैर, हो सकता है। बदलाव करेगा कौन? नेता करेंगे। नेता आज की डेट में क्या कर रहे हैं? इन्हीं के तो सारे होटल और रिजोर्ट हैं। यानी कि अब वो नेता ऐसा कानून क्यों बनाएंगे कि जिसके तहत वो ये इंश्योर करें कि भाई हमारा ही पैसा इस देश में फंसा रह जाए, ताकि हम इस देश के आर्थिक संकटों में फंस जाएं। तो ये सबसे पहली चीज़ हमारे रॉ के नए स्टेशन चीफ ने समझी। दूसरी चीज़, उन्होंने जो अपनी स्टडी करी, उन्होंने एक समस्या और देखी। उन्होंने ये देखा कि भाई मालदीव में, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया, कि बहुत सारे ऐसे नेता और पार्टीज थी 2014 से लेके आज तक, पिछले 10 सालों में, कि जब भी वो चुनाव होता था उस चुनाव से पहले लोगों को जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के झूठे बहाने दिलाती थी, झूठे सपने दिखाती थी। अब होता क्या था कि जब आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए कि हम इस टापू को दूसरे टापू से एक ब्रिज बनाकर कनेक्ट करेंगे, हम इस टापू में एक बहुत बड़ा अस्पताल क्रिएट कर देंगे, हम इस टापू में एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, एक पानी को बेसिकली स्वच्छ पानी, क्योंकि वहाँ पर समुद्री है हर जगह आसपास, तो समुद्र के आसपास होने के कारण क्या है कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बड़ी कम है, तो वहाँ पर फ्रेश वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देंगे। अब जब आपने इतने बड़े बड़े दावे तो कर दिए, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो कहीं से भी नहीं आएगा। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो आपके यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटर हॉस्पिटैलिटी है, होटल इंडस्ट्री है, वो तो पैसा सेव ही नहीं कर रहा है, वो तो पैसा कमाते ही उसको बाहर ले जा रहा है। तो अब आप चीज़ को समझिए, जितने ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब मालदीव में अनाउंस होते थे, इसके कारण से समस्या ये हुई कि जितने भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की जब बारी आती थी तो मालदीव को मजबूरन दूसरे देशों से पैसा उधार पे लेना पड़ता था। अब ये जब पैसा मालदीव दूसरे देशों से उधार पे लेगा तो भाई आपको एक ना एक दिन तो वो पैसा वापस लौटाना भी है। 2014 से लेके आज तक हमारे रॉ के स्टेशन चीफ ने डेटा निकलवा के ये चीज़ को एनालाइज किया और समझा कि भाई मालदीव ने तो कुछ नहीं तो आज की डेट में लगभग $8.5 बिलियन उधार पैसा लिया है, जिसमें से $3.5 बिलियन पैसा तो वो है जो बाहर के देशों से लिया है। यानी कि ये पैसा तो आपको एक ना एक दिन लौटाना है। और जब उन्होंने अपने लेवल पर एनालिसिस करके इस चीज़ को समझा तो उन्होंने ये भी देखा कि मालदीव की परिस्थिति तो ऐसी है, ये चीज़ उन्होंने पिछले साल देखी कि 2024 के अगस्त सितंबर के महीने तक मालदीव एक ऐसी परिस्थिति में आने वाला है कि भाई जैसे ही मालदीव अगस्त सितंबर 2024 तक पहुंचेगा तो उनको ये समझ आ गया कि भाई ये पैसा लौटाने का उस समय तक डेट आ जाएगी, और जब डेट आ जाएगी तो मालदीव के पास पैसा ही नहीं होगा लौटाने का। और आज यदि जब चीन से वो पैसा लौटाने की बारी आएगी और चीन जब बोलेगा कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस कीजिए क्योंकि उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, तो मालदीव के पास तो पैसा ही नहीं होगा और मोहम्मद मुइज़ इसी ट्रैप में फंस जाएगा। इस केस में उन्होंने जब ये पूरी स्टडी करी तो पिछले साल दिसंबर के महीने में ये रॉ के स्टेशन चीफ ने भारत आकर एक ट्रिप बना रहा है। जब वो ट्रिप के तहत भारत आए तो उन्होंने भारत में रॉ के आला अधिकारियों को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, प्रधानमंत्री कार्यालय के आला अधिकारी यानी कि सीनियर अफसरों को एक प्रेजेंटेशन के तहत ये पूरा खेल समझाया। उन्होंने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया और बोला, स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखिए, स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखिए, क्योंकि मालदीव एक ऐसे संकट में आने वाला है
कि उसको जितना उधारी का पैसा चीन से उसने लिया है, जब वो लौटाना पड़ जाएगा और वो लौटाने की परिस्थिति में नहीं होगा, और मोहम्मद मुइज़ू को 300 से अधिक मिनिस्टर और साथ में 2000 से अधिक पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ को चलाने का महीने के तौर पर $65 मिलियन का जो खर्चा है, जब वो करने की बारी आएगी तो इस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा। और उस समय भारत अपना इकोनॉमिक लीवरेज एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति उस समय भागा भागा बिल्ली की तरह जो है दिल्ली आएगा और दिल्ली आकर आपसे भीख मांगेगा। आप उस समय सारे लीवर्स को टाइट कर देना। अब आप ध्यान से देखिए, पिछले साल दिसंबर में भारत के रॉक स्टेशन चीफ की इस प्रेजेंटेशन के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उस समय भारत ने स्ट्रैटेजिक पेशेंस अपनाया। कैसे? मालदीव के राष्ट्रपति ने बोला, आपके जितने डिफेंस पर्सनल हैं उनको वापस बुला लीजिए भारत। हमने कहा भेज दो। हम भारत से टूरिस्ट जो हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने कहा हम खुद ही नहीं जाएंगे। हमने टूरिस्ट कम कर दिए। टूरिस्ट कम करने का खमियाजा फॉरेक्स जो जनरेट हो रहा था और कम हो गया। फॉरेन एक्सचेंज जो जनरेट हो रहा था होटलों के लिए, जब वो कम हुआ तो इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? सांसदों को। क्यों? क्योंकि सारे सांसदों के ही तो होटल हैं, और जब सारे सांसदों के ही होटल थे तो उन होटलों में अब आमदनी और पैसा कैसे आएगा? मैं मालदीव गया था, मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूँ। जब मैं मालदीव गया तो मैं जिस होटल में रुका, उस होटल में रुकने के बाद वहाँ पर एक वरिष्ठ इंडियन आदमी जो काम कर रहा था एक मैनेजेरियल पोजीशन पे, मेरी उससे जब वार्तालाप हुई, उस व्यक्ति ने मुझे वार्तालाप के दौरान ये बात बताई कि साहब जिस होटल में आप रुके हैं ये उपराष्ट्रपति, पूर्व मालदीव्स के उपराष्ट्रपति का होटल है, और वो होटल इतना आलीशान 5 स्टार होटल एक पूरे टापू के ऊपर बना हुआ। आप खुद सोच के देखिए कि यदि उस होटल में यदि अब इंडियन टूरिस्ट जब नहीं जाएगा तो इसका खमियाजा क्या होगा? कि उस सांसद को भी चुभन होगी, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं बनेगा। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने क्या बोला? हमें टूरिस्ट की आवश्यकता नहीं। हमने कहा हम भेजेंगे भी नहीं, हम लक्षद्वीप जाएंगे। फिर उसने कहा आप अपने पर्सनल हटा लीजिए, जो भी आपके डिफेंस के पर्सनल, नेवी के, एयरफोर्स के हैं। हमने कहा भेज दीजिए। हम चुपचाप वही काम करते रहे जो रॉक स्टेशन चीफ ने बोला, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। और देखिए उनकी पूरी की पूरी असेसमेंट बिल्कुल सही हुई। क्यों? क्योंकि जैसे ही मालदीव अगस्त सितंबर के महीने में पहुंचा, अगस्त 28 को मालदीव को उस समय एक नोटिस चला गया भारत की तरफ से, और नोटिस ये था कि साहब $50 मिलियन ट्रेजरी बिल्स आपके ड्यू हैं, कृपया कर पैसा लौटाइए। हमारे SBI के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ज़्यादातर अधिकारी लंच टाइम से लेके सुबह से रात उनका लंच ही टाइम चल रहा होता है, आप जानते हैं, लेकिन उन SBI वालों ने एक नोटिस भेजा। क्या नोटिस भेजा? कि भारत सरकार की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत आपको $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का भुगतान करना है, पैसा लौटाइए। और जैसे ही ये हुआ मालदीव को समझ आ गया, उस समय मुइज़ू को समझ आ गया कि भैया अब क्या करें। चीन से पैसा मांगने की बात करी तो अगस्त में चीन ने कहा हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब है, हमारी तरफ देखना भी मत। चीन ऐसे डंप करके चला गया जैसे कि मतलब मालदीव को वो जानता ही नहीं था। चीन ने कहा हमारा बल्कि पैसा अगले साल ड्यू है, वो भी हम ले लेंगे तुमसे, अभी हमारी हालात बहुत ख़राब है, ध्यान रखिएगा मुइज़ू इस चीज़ को। फिर मालदीव के राष्ट्रपति ने उस समय भारत को एक फीलर भेजा कि साहब पेमेंट में आप अगर हो पाए तो सबसे पहले एक रोल ओवर फैसिलिटी दे दीजिए। रोल ओवर फैसिलिटी का मतलब होता है कि पेमेंट को कुछ समय के लिए डिफ़र कर दीजिए, यानी कि इस भुगतान को जो हमें करना है उसको कुछ समय के बाद ले लीजिए हमसे, अगर एक साधारण लैंग्वेज में बोला जाए तो। हमने कहा कि अच्छा, अभी तो चंद महीने पहले बोल रहे थे हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, अभी तो चंद महीने पहले बोल रहे थे कि हम तो आपके यहाँ के जितने डिफेंस पर्सनल हैं उनको भगा देंगे, और भगाए भी। हमने कहा अब भारत की याद कैसे आई? तो अब आप गेम को समझिए कि इस बैकड्रॉप में इवेंचुअली मोहम्मद मुइज़ू जो है भारत आया है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब वो भारत आया तो भारत ने इस इकोनॉमिक लीवरेज को एक्सरसाइज किया। और ये लीवरेज क्या एक्सरसाइज किया?
हमने मुइज़ू को बोला कि सुनिए, आपको यदि पैसा चाहिए देंगे। हमने सैंक्शन किए $30 बिलियन की एड, हमने सैंक्शन किया $400 मिलियन का एक बायलैटरल करेंसी स्वैप, और हमने बोला कि जाइए पब्लिकली खड़े होकर बोलिए कि इंडिया के बारे में और भारत के बारे में कभी बुरा भला नहीं बोलेंगे। खड़े होकर बोलिए कि भारत की सुरक्षा जो है और भारत के जो सुरक्षा के इंटरेस्ट के हित में पॉइंट्स हैं उनको कभी ट्रबल नहीं करेंगे। इसी रीज़न से आप देखिए कि कल शाम को मालदीव के राष्ट्रपति ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बोली कि हम भारत के सुरक्षा जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके हित में काम करेंगे, हम भारत के साथ हमेशा खड़े थे, भारत हमारे साथ हमेशा खड़ा था। और उसने ये बात भी बोली कि हम भारत को धन्यवाद देते हैं कि भारत ने हमें आर्थिक तौर पर मदद करके हमें पैसा दिया। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि भाई यही वही मालदीव्स है जो अभी चंद महीने पहले भारत को गाली दे रहा था। भारत को आज की डेट में इसको पैसा देने की क्या आवश्यकता थी? क्या भारत की जियोपॉलिटिक्स ऐसे में फेल हो गई? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए हर कोई आदमी आज की डेट में खड़े होकर 4 लाइनें पढ़ने के बाद अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं कह सकता। आपको इस मोमेंट के बाद ये जो पूरी स्टोरी पता है, आप इस नॉलेज के साथ एम्पावर्ड हैं। अब अगर आपको आज की डेट में कोई ये बात पूछेगा ना कि हमने आर्थिक तौर पर मदद क्यों करी उस मालदीव की, जिस मालदीव ने अभी चंद महीने पहले हमें गलियाया था, समझा दीजिएगा कि लार्जर जियोपॉलिटिक्स क्या थी और भारत ने कैसे एक इकोनॉमिक लेवल पर अपने लीवरेज को एक्सरसाइज करते हुए और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की ये जो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, इस विक्ट्री के तहत हमने इस चीज़ को अचीव किया। आई होप इस वीडियो के बाद ये चीज़ आपको अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। कमेंट लिखकर मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अब भारत के इस पर्टिकुलर खेल को समझे या नहीं समझे। धन्यवाद।